सदिश में हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? पढ़े थे सदिश राशियों, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल पढ़े थे ना? दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल का फिर गुण पढ़े थे। एकांक लंबवत एकांक सदिश का फिर अदिश गुणनफल पढ़े थे। और आज जो है दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे। और अगर पिछले क्लास को आप समझ गए हैं, तो ये क्लास समझना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि सब कुछ वही उसी पैटर्न पर होगा। केवल सदिश गुणनफल के बारे में, सदिश गुणनफल का डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद गुण धर्म सब उसी तरह का आएगा। तो इसलिए अगर आपको समझने में, जिसको समझने में दिक्कत है, तो पिछले क्लास का वीडियो देख ले आराम से। पहले दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल को जान लें, उसके बाद दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल समझने में ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक ना? तो समय न नष्ट करते हुए चालू करते हैं। आज का क्लास हमारा क्या है? दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल। दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल। आज का टॉपिक है दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल। इसको क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी ये ना वेक्टर प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट ये आज पढ़ रहे हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। कितना सुंदर इंग्लिश इसका होगा, वेक्टर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका? ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। ये हो गया इंग्लिश। वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट। तो मैं बताया था कि दो सदिश राशियों, इसका क्या होगा डेफिनेशन? क्या होगा इसका? दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन बहुत आसान है। जैसे हम दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल का डेफिनेशन बनाए थे, हुबहू वैसा ही परिभाषा इसका भी बनेगा कि दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल दोनों सदिश राशियों के मापांक, और दोनों सदिशों के बीच के कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। उसमें क्या पढ़े थे? तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश राशि है। ठीक ना? ये दो सदिश राशि है, दोनों के बीच का ये डायरेक्शन है। एंगल कितना हो जाएगा? कुछ मानना पड़ेगा। तब इसका डेफिनेशन हम क्या बताएं कि दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल जो होगा, दोनों सदिश राशियों के सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? ऐसे सामान्य स्थिति में ये गुणा पढ़ा जाता है, लेकिन दो सदिशों के बीच ये चिन्ह रहे तो उसको क्रॉस पढ़ा जाता है। ठीक ना? तो ये क्रॉस को कैसे निकालते हैं? तो दोनों सदिशों के मापांक, यानी वेक्टर ए का मॉडुलस और वेक्टर बी का मॉडुलस, और दोनों के बीच के जिया, कोण के जिया, दोनों के बीच के कोण का जिया ना साइन, तो थीटा में साइन लगा देंगे, साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात ए बी साइन थीटा। ये क्या आ गया? वेक्टर ए क्रॉस बी, यानी दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल। अब प्रश्न ये है कि सदिश गुणनफल, जब सदिश गुणनफल है मतलब गुणा करके वो सदिश आएगा। अदिश गुणनफल में क्या था कि जो दो भौतिक राशि यदि गुणा करके गुणनफल अदिश आ जाए, दो भौतिक राशि गुणा करके गुणनफल यदि अदिश आ जाए, तब उसके गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। और इसका है क्या? दो सदिश राशि का गुणनफल यदि सदिश राशि निकले, तब इसको सदिश गुणनफल से ज्ञात किया जाता है। जैसे बलाघूर्ण, इसका उदाहरण लेंगे टॉर्क का। किसका लेंगे? बल आघूर्ण। ठीक है? ये क्या होता है? बल गुना लंबवत दूरी, बल गुना लंबवत दूरी, यानी टावर की इंग्लिश होता है F। ऐसे हम लोग पढ़े हैं। अभी क्या है
कि ये तो सामान्य परिभाषा हुआ, लेकिन शुद्ध अगर सदिश के रूप में देंगे तो टाउ पर भी वेक्टर आपको लगाना होगा, एफ पर भी वेक्टर लगाना होगा, और यहाँ ये देने से कम नहीं चलेगा, सदिश गुणनफल का चिन्ह देना पड़ेगा। अब ये शुद्ध हो गया, बात बुझे, ये शुद्ध हुआ इसका, टाउ बराबर एफ क्रॉस आर, वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर। तो ये सदिश राशि है, तब परिणाम भी सदिश होगा ना, इसका तो परिणाम निकला, रिजल्ट निकला गुणा करके, ये भी सदिश होगा। तो सदिश का इसमें चिन्ह कहाँ लगा, मॉडुलस एच सदिश का खत्म हो गया, ये मॉडुलस का खत्म हो गया, साइन थीटा हो गया, तो मॉडुलस साइन वेक्टर का साइन ही खत्म हो गया, वेक्टर का चिन्ह ही खत्म हो गया, तब अब क्या करेंगे, वेक्टर इसमें कहीं देना पड़ेगा ना। इसी के लिए हम लोग एक एकांक सदिश एन कैप लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एन कैप लगा देते हैं, और एन कैप का अर्थ हुआ कि ए और बी की दिशा के लंबवत दिशा का एकांक सदिश, जैसे ए का दिशा इधर, बी का दिशा इधर है, सी का दोनों के लंबवत होगा। सदिश राशियों में दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल का जो परिणाम निकलता है, रिजल्ट निकलता है, दो सदिश राशियों के सदिश गुणनफल का जो परिणाम निकलता है, उस परिणामी सदिश का दिशा इन दोनों सदिश के लंबवत होती है, दोनों सदिश के लंबवत होती है। अब ये ध्यान रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी जोड़ेंगे एक सदिश का चिन्ह देना ही पड़ेगा। सदिश का चिन्ह के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, कि मतलब कि ये जो भी कुछ उत्तर निकल रहा है, जो भी इसका गुणनफल निकल रहा है, ये भी सदिश है, और सदिश की दिशा एन कैप है, और एन कैप का अर्थ हुआ ए और बी के तल के लंबवत, ए का दिशा और बी की दिशा के बीच का एक तल बनेगा, दो वेक्टर है, दोनों जोड़ेंगे तल बनेगा, उस तल के लंबवत तरफ होगा, और किधर लंबवत, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कैसे निकालेंगे, तो इसी के लिए हम लोग लगाते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ठीक ना, या दक्षिण हस्त स्क्रू रूल, ठीक ना। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या था, ये था तब, बस जैसे कि ये हमको ये बताती है, क्या कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा ना, और यहाँ क्या होगा, ये हमको परिणामी वेक्टर का दिशा बताएगा, और ये जिस वेक्टर को हम ले रहे हैं ए बी ना, मूल वेक्टर को, यानी कि ए और बी ले लिया है, जैसे ए और बी ले लिया, इस प्रकार वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये क्या है, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। देखिए इसको इसे पकड़ेंगे, ए से बी तरफ हुआ, इधर से डायरेक्शन हुआ, तो इसके दिशा में नहीं हुआ, ये भी ये हुआ, ए से बी तरफ डायरेक्शन हुआ, तो इस तल के लंबवत इधर इधर किसका दिशा हो जाएगा, इसका, ए बी साइन थीटा का दिशा किधर हो जाएगा, इधर, इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा की दिशा। इसी के लिए हम इसमें दिशा क्या लगाते हैं, एक तो एकांक सदिश ले लेते हैं एन का इसमें लगा लेते हैं, जो कि अंक से गुणा करने से अंतर नहीं पड़ेगा, और ये दिशा के लिए वेक्टर कट जाएगा, समझे, जैसे कि एफ का दिशा, आर का दिशा, जो भी कुछ होगा उसके लंबवत तरफ दिशा होगा टॉर्क का। दो सदिशों का सदिश गुणनफल जब भी निकलता है, तो मूल सदिश के दिशा का जो तल बनेगा, दोनों सदिश जब मिलाएंगे, दो सदिश मिलाएंगे तो एक तल बन जाएगा, बनेगा, उसका लंबवत, तल के लंबवत दिशा में हो जाएगा परिणामी का। अब इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि वेक्टर ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, इसका जो परिणाम निकलेगा, उस परिणामी का जो डायरेक्शन होगा, इसको अगर उल्टा देंगे, बी क्रॉस ए करेंगे, उसका दिशा तो लंबवत ही रहेगा, लेकिन ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, इसलिए हम माइनस लगाना पड़ता है। माने क्रम विनिमय नियम नहीं पालन करके प्रतिक्रम विनिमय पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ नहीं, एंटी कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि दिशा बदल जाएगा इसका, ठीक ना, इसको कहते हैं प्रतिक्रम नियम, ये गुणधर्म में पढ़ेंगे, ठीक ना, कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो है प्रतिक्रम विनिमय नियम पालन करता है। क्रम विनिमय को जब चिन्ह बदलने लगे तो उसको बोलते हैं प्रतिक्रम विनिमय नियम, यानी कि जैसे था कि 3 गुना 4 बराबर 4 गुना 3 अगर है तो ये क्रम विनिमय नियम है, और 3 गुना 4 बराबर अगर -3 गुना 4 हो जाए, -4 गुना 3 हो जाए, तब इसको प्रतिक्रम विनिमय नियम कहते हैं, एंटी हो गया ये ना, इसको क्या कहेंगे, एंटी कम्यूटेटिव लॉ।
समझे? तो दो जैसे कि ए क्रॉस बी अगर लेते हैं, ए क्रॉस बी लेते हैं तो परिणामी का डायरेक्शन हो गया इधर लंबवत, और बी क्रॉस ए करेंगे तो उसका लंबवत ही रहेगा लेकिन नीचे तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा क्या होगा? सदिश राशि होगा। सदिश राशि के लिए हमको यहाँ एक वेक्टर का एक सदिश लगाना पड़ेगा। समझिए? तो इसलिए ये यहाँ तक सीमित नहीं रखे, यहाँ एन कैप लगा देंगे। तो उसका डेफिनेशन क्या बनाएंगे कि दो सदिश राशियों का, लिख देता हूँ डेफिनेशन, थोड़ा अच्छा रहेगा। दोनों सदिशों के मापांक, यहाँ एम ओ डी ओ एल है, मॉडुली लिख देंगे, मापांक तथा दोनों सदिशों के बीच की कोण के जिया, क्या लिखेंगे? जिया मीन्स साइन, साइन को जिया कहते हैं, जिया के गुणनफल के बराबर है। ये हो गया। तथा परिणामी सदिश की दिशा मूल सदिश के लंबवत होती है ना। परिणामी सदिश की दिशा मूल सदिशों के तल, दो सदिश मिलेगा तल निर्माण हो जाएगा। सदिशों के तल, दोनों सदिश का जो मिलाने के बाद जो तल बनेगा उस तल के लंबवत होती है, जिसका निर्धारण किससे हम करते हैं? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से करते हैं, या दक्षिण हस्त नियम से करते हैं ना। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दक्षिण हस्त स्क्रू नियम, दक्षिण हस्त स्क्रू नियम से करते हैं। कोई दिक्कत? वहाँ दिशा लिख दिया सर, क्या बोले? परिणामी देखिए अब क्या है, दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के मापांक तथा दोनों सदिशों के बीच के कोण के कोजिया, कोण की जिया के गुणनफल के बराबर होती है। जैसे कि मैं बताया था, एक सदिश मान लेते हैं, ये वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। इन दोनों का जो सदिश गुणनफल होगा वो लंबवत होगा। ये ऐसे खड़ा है, फोटो में खाली ऐसे दिख रहे हैं ना। ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा का दिशा, ये इस दिशा में होगा। बात बुझे? हाँ, तो अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस और साइन, दोनों बीच के कोण के जिया सब का गुणनफल के बराबर होता है। और दिशा इसका जो है एन कैप लगा देंगे, जो कि दोनों ए बी के तल के लंबवत है। ए बी साइन थीटा एन कैप। अब यहाँ बताएंगे इसको पढ़ते क्या, इसको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इसको सदिश गुणनफल पढ़ते हैं, इसको आउटर गुणनफल पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे उसको अंतर गुणनफल कहते थे, इनर प्रोडक्ट, इसको आउटर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखते हैं उसमें क्या था
कि ए और बी के दिशा के अंदर, मतलब वो दोनों दिशा के अंदर ही रहेगा या दोनों दिशा तक मैक्सिमम चलेगा परिणामी का दिशा, और परिणामी तो दिशा ही नहीं था उसमें, और इसमें परिणामी का दिशा ही नहीं था, ठीक ना। और इसमें क्या है, परिणामी का जो दिशा है और ए बी के तल से बाहर हो जा रहा है, या तो ऊपर चल जाएगा या नीचे चल जाएगा, इसलिए इसको बाहरी गुणनफल भी कहते हैं, आउटर प्रोडक्ट कहते हैं। किसी को समस्या है बोलो। नॉट, नॉट में क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं, क्रॉस, CROSS, क्रॉस प्रोडक्ट, या वेक्टर प्रोडक्ट, या आउटर प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कहेंगे, इसको क्रॉस गुणनफल, सदिश गुणनफल, बाह्य गुणनफल कहते हैं। ये इसको पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत? इसमें से छह में से कुछ भी पढ़ लीजिएगा, ज्यादा यूज होगा आपका हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमेशा यूज होगा। वेक्टर प्रोडक्ट तो इसका बहुत ही नाम होगा, क्योंकि सदिश गुणनफल बड़ी पढ़े, ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यूज ज्यादा क्रॉस प्रोडक्ट का होगा, ठीक ना। आउटर प्रोडक्ट शब्द का प्रयोग कब होता है, तो ये कब क्रॉस पढ़ाएगा, जब दोनों तरफ सदिश हो। ध्यान रखिएगा, आपका ए बी, इसको क्या पढ़ेंगे, ए गुना भी पढ़ेंगे, ठीक ना। अगर ये रहेगा तब इसको क्या पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, क्रॉस अलग चीज है, गुना अलग चीज है, ठीक ना। पी क्यू क्या पढ़ेंगे, गुना क्यू, और लेकिन यहाँ ये रहेगा तब क्रॉस क्यू, बात बुझे ना। क्रॉस का मीनिंग फिजिक्स में है, वेक्टर में है, ठीक ना, अन्यथा वो गुना है, अन्यथा वो गुना है। और 90% बच्चा यहाँ कंफ्यूजन में रहता है, बात बुझे कि क्या ये है, कहाँ हम किसको गुना पढ़ेंगे, कब क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक ना। ये तो गुना का चिन्ह है, ये क्रॉस कब बन गया, तो क्रॉस बनता है एक ही जगह, केवल दोनों तरफ वेक्टर के बीच में रहे तब, बात बुझे। अरे लड़का कहाँ क्या कर रहा है, जब नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है, समझ में आने के बाद तो एकदम चित्त स्थिर करके देखना चाहिए यार। नया नया चीज, साइंस का चीज सीखने के बाद मस्तिष्क ऐसे भी गंभीरता की ओर जाना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि ये सब चीज क्या है, सूक्ष्म चीज है, बिना दिखे हुए चीजों को पढ़ रहे हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक क्या है, वो सब कुछ नहीं है, वो सब तो राजा का नाम, महाराजा का नाम, धरती का नाम, जगह का नाम, नदी का नाम, वो पलक झपकते वो सब सब्जेक्ट खत्म होने वाला है। इसको बचपन से लेके पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, फिर भी कंसेप्ट सही क्लियर नहीं होता है। अब कोई भी बच्चा ट्यूशन पढ़े या स्कूल पढ़े तो मैथ सब दिन पढ़ता है कि नहीं, साइंस सब दिन पढ़ता है, फिर भी उसका वही कमजोर आता है, क्योंकि ये सूक्ष्म चीज है, ठीक है, इसको बड़ी गंभीरता से लेना पड़ता है, गंभीरता से देखो समझ में आएगा। तो ये समझिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि जानना है खाली इस चिन्ह को क्या कहते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस प्रकार दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल क्या है समझिए। इसका उदाहरण लेंगे, जैसे जैसे टॉ बराबर एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। देखिए यहाँ टॉ पर ही वेक्टर लगा दिया, सदिश राशि पर वेक्टर लगा दिया, अंक यहाँ क्या जरूरत है, खाली इतना जरूर देंगे इन दोनों का जो दिशा होगा उसके तल के लंबवत का दिशा, ठीक ना। बस हो गया। ये है टॉर्क, ये क्या है, बल आघूर्ण, क्या है, बल आघूर्ण, और ये क्या है, बल लंबवत दूरी, दूरी भी कर सकते हैं, तो प्रसंग बस होगा लंबवत दूरी, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल टॉपिक खत्म हुआ। इस सदिश गुणनफल में मैंने बहुत बात बताया, एक ही चीज को कई बार बता रहा हूँ कि दोनों सदिश राशियों के बीच सदिश गुणनफल तब लगता है जब परिणाम भी सदिश हो। जैसे टॉर्क, बल सदिश और विस्थापन सदिश को, बल सदिश और लंबवत दूरी मतलब विस्थापन कर सकते हैं, सदिश को गुणा करते हैं तो हमारा बलाघूर्ण सदिश प्राप्त होता है ना, ये भी सदिश राशि है। तब इसके बीच क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, इसी को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन ही ये हुआ
कि दो सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के मापांक और दोनों सदिशों के बीच के कौन के दिया कोण के जिया के गुणनफल के बराबर होता है। ये डेफिनेशन से निकला, ये नहीं पूछेगा ये साइन कौन से, ये डेफिनेशन इसका, इसका ज्यामितीय अर्थ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये क्या चीज है। बात बुझे? हाँ सर। और परिणामिक दिशा क्या हो जाएगा? लंबक दिशा हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको स्क्रीनशॉट ले ले, मिटाऊंगा। फल के गुण, सदिश गुणन फल के गुण, प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी, तो इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सदिश गुणनफल के गुण क्या है? तो इसका गुण बहुत है। सदिश गुणनफल के निम्नलिखित गुण है, ठीक है, लिखेंगे सदिश गुणनफल के निम्नलिखित गुण है। नंबर एक चेक करके मैं बताता हूं कैसे इसका गुण निकलेगा। दो सदिश है, दोनों सदिश का सेम डायरेक्शन है, ठीक ना, अर्थात समांतर है। क्या है वो? तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? जीरो। दोनों के बीच का एंगल जीरो भी होगा, सही बात। और ये है और ये है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री का। इन दोनों के बीच का कोण कितना बताया आप लोग? 0 डिग्री बता दिए। और इन दोनों के बीच का कोण क्या बताया? 180 डिग्री। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। 0 डिग्री और ये है 180 डिग्री। और दोनों को ही समांतर सदिश कहेंगे। क्या कहेंगे? दोनों को ही समांतर सदिश कहेंगे। समांतर है, ये समांतर, ये विपरीत समांतर, लेकिन है समांतर। विपरीत समांतर मतलब डायरेक्शन केवल बदल है। दोनों समांतर सदिश है। तब वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा पहले निकाल लेते हैं, तब गुणधर्म लिखेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो हम बराबर जानते हैं ए बी साइन थीटा होता है। हाँ सर। ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा? जो भी हो ए बी रहने देते हैं। साइन 0 डिग्री ले लीजिए या साइन 180 डिग्री ले लीजिए, या ए बी साइन 180 डिग्री एन कैप। दोनों केस में देखिए क्या होता है, ए बी गुना 0 गुना एन कैप। यहाँ क्या आ जाएगा? ए बी गुना 0 गुना एन कैप। अर्थात ये शून्य वेक्टर किसी से गुना करेंगे सबको शून्य कर देगा, ठीक ना, और खुद शून्य सदिश में आ जाएगा। ये भी शून्य सदिश में आ जाएगा। शून्य सदिश क्या है? इसको मैं स्केलर प्रोडक्ट में भी बताया था। जिस सदिश राशि का परिमाण शून्य हो जाए उसे शून्य वेक्टर कहते हैं। एक साइड से एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ शून्य वेक्टर के बारे में, ठीक ना, क्योंकि ये अभी काम देगा आपको। शून्य सदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। ये शून्य वेक्टर क्या है? तो जिस सदिश राशि का परिमाण शून्य हो जाए उसे शून्य वेक्टर कहते हैं। तब प्रश्न है कि परिमाण कैसे शून्य होगा सर? तो 2-3 जगह में परिमाण दिखा रहा हूं। वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड चल रहा है, ठीक ना, वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड चल रहा है, यहाँ से चला चलते हुए यहाँ आ गया। बोलेंगे इसका विस्थापन सदिश का मान कितना होगा? क्या कहिएगा? ना होगा। अर्थात आप एस वेक्टर बराबर कितना करना पड़ेगा? शून्य। यानी कि सदिश से सदिश में चलाना पड़ेगा। कोई सरल रेखीय पथ पर गति है, एक समान चाल से गतिशील है, एक समान वेग से गतिशील, वेग घटबढ़ नहीं रहा है, ठीक ना, वेग घटबढ़ नहीं रहा है। मतलब मोटरसाइकिल है, चला रहा है बेचारा, एकदम मस्त, एकदम मन मौज में है, पूरा चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एकदम एक रंग वेग है उसका। कहेगा उस गाड़ी का त्वरण कितना है? त्वरण कहते हैं अंतिम वेग घटो प्रारंभिक वेग बटे समय को। तो उसका अंतिम वेग भी 60 रह जाएगा, प्रारंभिक भी 60 रह जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा? अंतर जीरो नहीं हो जाएगा? जीरो फिर समय भाग देंगे, जीरो हो जाएगा। तो वहां त्वरण वेक्टर भी शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
आप समझ रहे हैं शून्य वेक्टर कब कब आ रहा है? शून्य वेक्टर का अपना स्थान है ना, वहाँ त्वरण पूछेगा कितना है, तो जीरो जीरो वेक्टर त्वरण तो एक सदिश है तो उसको वेक्टर कहना ही पड़ेगा। फिर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कोई पिंड है ये यहाँ है, इसका पोजीशन वेक्टर का मान कितना है, कुछ सेंटीमीटर रहेगा बता देंगे, लेकिन मूल ए बिंदु पर रहेगा, वस्तु मूल बिंदु पर है, कहेगा उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, क्या कहिएगा? जीरो। तो शून्य वेक्टर का अपना अपनी स्थान है ना, बहुत स्थान है, बहुत जगह इसका यूज है, कोई दिक्कत? अब इस शून्य वेक्टर का गुण पढ़िए, ये शून्य वेक्टर क्या आप समझ गए कि जिस वेक्टर राशि का यानी कि जिस सदिश राशि का परिमाण शून्य हो उसे शून्य वेक्टर कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिएगा, लिख दो, लिख लीजिएगा, उदाहरण दे दीजिएगा। जैसे कि एक समान वेग से गतिशील पिंड का त्वरण वेक्टर शून्य होगा। वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड चल रहा है, जिस बिंदु से चलना चालू किया एक चक्कर लगा के उसी बिंदु पर आ जाए तो उसका विस्थापन सदिश का मान शून्य होगा। निर्देशांक तल के मूल बिंदु पर कोई पिंड है और उसका पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश पूछेगा तो उसका मान शून्य हो जाएगा। इस तरह उदाहरण दे दीजिए। और शून्य सदिश का गुण, शून्य सदिश का गुण ये है कि शून्य सदिश को किसी सदिश के साथ जोड़ने या घटाने पर उस सदिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ तक कि किसी अदिश के साथ भी जोड़ने घटाने से उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, कोई दिक्कत? ऐसे तो एक सदिश राशि एक अदिश राशि में घटेगा नहीं, ठीक ना? दूसरी बात है शून्य सदिश को किसी भी सदिश में गुणा अगर कर देंगे, गुणा तो सबके साथ होगा, अदिश का अदिश के साथ जोड़ना घटाना होता है, सदिश का सदिश के साथ जोड़ना घटाना हो रहा है, लेकिन गुणा दोनों कोई भी किसी से किया जा सकता है, किसी को किसी से गुणा किया जा सकता है। तब शून्य सदिश के साथ किसी सदिश या अदिश को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य सदिश प्राप्त हो जाएगा। बात समझे? क्योंकि अदिश को भी सदिश से गुणा करते हैं सदिश प्राप्त हो जाएगा, सदिश को सदिश से गुणा करते हैं सदिश सदिश दोनों आता है, लेकिन शून्य सदिश के साथ अगर गुणा करते हैं किसी भी सदिश राशि को तो उसका परिमाण शून्य हो जाएगा। कोई दिक्कत? यही इसका गुण धर्म है। अब आते हैं यहाँ शून्य से गुणा करेंगे सब शून्य हो गया और ये सदिश है, सदिश चढ़ा दी तो दोनों सदिश शून्य हो गया, हुआ ना? हाँ सर। तो इस प्रकार दो सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट यदि शून्य आ जाए तो हम दोनों सदिश को तब क्या कहेंगे? समांतर, क्योंकि एंगल 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा तभी तो वो शून्य आ सकता है। बात समझे? दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल यदि शून्य आ जाए घटक के रूप में आपको दे देगा, ए का घटक दे देगा, बी का घटक दे देगा और कहेगा कि आप इन दोनों के बीच का कोण बताएं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बताएं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर ये शून्य निकल गया तो कह देंगे दोनों समांतर है। ये डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर वो शून्य आ जाए तो कह देंगे ये 90 डिग्री कोण होगा दोनों की। बात समझ रहे हैं? दोनों सदिश के राशि के बीच का कोण अगर निकालने कहेगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के अगर 0 आ जाए क्या कह देंगे? ये दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद 0 हो रहा है तब कहेंगे दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री, अर्थात वो समांतर सदिश है। समांतर सदिश के लिए ये कंडीशन है कि क्रॉस प्रोडक्ट शून्य हो जाना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों शून्य हुआ? क्योंकि साइन लगा हुआ यहाँ और साइन का वैल्यू शून्य तब होता है जब 0 डिग्री कोण हो थीटा का या तो 180 डिग्री, और ये दोनों कोण लेंगे दोनों ही समांतर सदिश के लिए है। 0 डिग्री भी समांतर सदिश के बीच का कोण है, 180 डिग्री भी समांतर सदिश के बीच का कोण है, समझे? और उसी कोण के कारण ये पूरा 0 हो जा रहा है। ये 0 होना मतलब हो जा रहा है कोण 0 हुआ होगा या 180 हुआ होगा तभी ये 0 हुआ। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी शून्य हो रहा है, इसका मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो कोण है वो या तो 0 डिग्री हुआ होगा या तो 180 डिग्री हुआ होगा, इसीलिए शून्य आ गया। दोनों कंडीशन में निकाल के दिखाते हैं आपको, समझ गए? तो इस प्रकार एक गुण हम कह सकते हैं कि दो सदिशों के का क्रॉस प्रोडक्ट शून्य होने के बाद नहीं शून्य तभी होगा, दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट शून्य तभी होगा जब दोनों सदिश समांतर सदिश हो। तो ये गुण हो गया, नहीं गुण हुआ कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल
शून्य तभी होगा जब दोनों सदिश समांतर सदिश होंगे। नहीं क्या कोई दिक्कत लगे? नहीं। अब दूसरा गुण पढ़ने जाएंगे। दूसरा गुण क्या पढ़ेंगे? तो देखते हैं क्रम विनिमय नियम पालन करता है कि नहीं करता है। तो क्रम विनिमय नियम पालन कैसे करेगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लेंगे, इसका डायरेक्शन ए बी साइन थीटा एन के होगा। तो ये ए बी, ए से बी की ओर जा रहे हैं, ऐसे करके देखिए ये ए है ये बी है, ऐसे करके जा रहे हैं। इसका डायरेक्शन जब इस दिशा में घूर्णन हो रहा है तो इस दिशा में जाएगा, तो ऊपर तरफ हो गया। तो ये एन कैप का डायरेक्शन ये हो जाएगा, होगा ना। और यदि बी क्रॉस ए कर देंगे, बी क्रॉस ए करेंगे तब क्या होगा? तो बी ए साइन थीटा तो होगा, परिमाण तो वही निकलेगा तो, क्योंकि यहाँ भी बी गुना है यहाँ भी ए गुना बी है, परिमाण तो वही निकलेगा। एन कैप का दिशा क्या हो जाएगा? एन कैप का दिशा क्या होगा? तो ये डायरेक्शन जैसे बदल जाएगा, तो हैंड रूल बता रहा है कि ये डायरेक्शन अगर बदल गया, ये इधर से इधर जा रहा है और अगर इधर से इधर तो ऐसे करना पड़ जाएगा तब ना उधर से इधर आने लगा। तो परिणामी का दिशा नीचे की ओर जाएगा, अर्थात इसका दिशा बदल जाएगा, इसलिए हम मेहनत लगेगा। अर्थात क्या हुआ? परिमाण तो वही है लेकिन दिशा बदलेगा। तो ये एंटी कम्यूटेटिव लॉ पालन करता है, प्रतिक्रम विनिमय नियम पालन करता है ना। अर्थात हम लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, ये तो हो जाएगा लेकिन दिशा तो बदल जाएगा। अतः क्या लिखेंगे? अतः दो सदिशों का सदिश गुणनफल प्रतिक्रम विनिमय नियम पालन करता है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल प्रतिक्रम विनिमय नियम पालन करता है। प्रतिक्रम विनिमय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं? एंटी कम्यूटेटिव लॉ पालन करता है। कोई दिक्कत? अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तीसरा पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़े? समांतर होगा तब जीरो हो जाएगा। दूसरा क्या पढ़े कि क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता है बल्कि प्रतिक्रम विनिमय नियम पालन करता है, इसका अर्थवाक चिन्ह बदल जाएगा। अब वितरित गुण ना, कि वितरण नियम पालन करता है कि नहीं। जैसे बताए थे उसमें पढ़े थे कि ए प्लस बी प्लस सी है और इसको ए डॉट आगे में लगा देंगे, इसका योगफल के साथ ए डॉट लगा हुआ है ना, तब क्या होगा? तो इसको अंदर गुना कर सकते थे हम ना, कि ए डॉट बी हो जाएगा और फिर प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस अगर बी है, बी प्लस सी, दो वेक्टर का योगफल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो आप आराम से इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए और इसके साथ लीजिए। अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी कर सकता था। वितरित नियम पालन करता है ना। तो दो सदिश नहीं, दो सदिश नहीं, दो से अधिक भी हो सकता है, इसमें 10 20 50 भी हो सकता है। मतलब सदिश वितरित नियम पालन करता है। सदिश क्या करता है? वितरित नियम पालन करता है। सदिश राशियों का सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल वितरित नियम को बंटन नियम भी कहते हैं। वितरित नियम को बंटन नियम भी कहते हैं। नियम पालन करता है।
कोई दिक्कत? नहीं सर। अब इतना नोट डाउन करेंगे, क्योंकि इसको साफ करूंगा उसके बाद आगे बताऊंगा। कर दिए। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वतः गुणनफल। एक तो 3 पॉइंट तक हुआ था। स्वतः गुणनफल, सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट किसका सेल्फ प्रोडक्ट? सदिश राशियों के सदिश गुणनफल का सेल्फ प्रोडक्ट। जैसे कि वेक्टर ए हमारे पास है, ठीक ना, वेक्टर ए के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन ये, इसी वेक्टर से इसका गुणा करेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? वही ना होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री होगा। अर्थात ए sin 0 डिग्री ना हो जाएगा। अर्थात ये 0 हुआ, 0 से क्या कर देगा? 0, अर्थात 0 वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। स्वतः गुणनफल क्या हो जाएगा? 0 वेक्टर हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? दो सदिश राशियों का स्वतः गुणनफल जो है, न किसी सदिश राशि का स्वतः गुणनफल जो है वो क्या हो जाएगा? 0 वेक्टर होगा, और इसका दिशा इन दोनों के लंबवत है। कोई दिक्कत? इसी के आधार पर हम लोग परस्पर लंबवत एकंक सदिश का इंटरप्रिटेशन करने वाले अभी है। परस्पर लंबवत एकंक सदिश का, सदिशों का सदिश गुणनफल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये शब्द आप लोग लीजिएगा, इसका वाक्य मतलब बना के लिख लीजिएगा। दो सदिशों, किसी भी सदिश राशि का स्वतः गुणनफल 0 वेक्टर होता है, यानी 0 सदिश प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री बन जाएगा, sin 0 डिग्री 0। कारण समझिएगा, कारण ये सब यही खेला करता है, ठीक है, sin थीटा कम करता है। अब क्या? परस्पर लंबवत एकंक सदिशों का सदिश गुणनफल, परस्पर लंबवत सदिशों का लंबवत एकंक सदिशों का सदिश गुणनफल। तो हम लोग क्या पढ़े थे? इस टाइप का पढ़े थे कि एकंक सदिश क्या है, तो x अक्ष की ओर इसको अगर हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, तो x अक्ष की ओर एकंक सदिश को कहते हैं i कैप, j कैप, k कैप कहते हैं। तो इन दोनों के पर ये लंब है, इन दोनों पर ये लंब है, इन दोनों पर ये लंब है। लंबवत सदिश तीनों एक दूसरे पर लंब लगाता है ना। लेकिन अब होगा क्या? यहाँ देखिए, i कैप क्रॉस j कैप करेंगे तो होना चाहिए 1 गुना साइन कितना? 90 डिग्री होना चाहिए ना, अर्थात हाँ n कैप, तो ये भी 1 हो जाएगा, सब 1 हो गया। 1 n कैप, यानी n कैप यहाँ क्या होगा? तो इन दोनों के लंबवत, इन दोनों के लंबवत कौन होता है? i j के लंबवत कौन है? k। इसको हम k कैप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसी को कर देंगे k कैप। n कैप तो हम नहीं जानते लिए, लेकिन हम देख रहे हैं i j का लंबवत होना चाहिए, i j के लंबवत कौन होगा? k होगा। इसलिए यहाँ हम ये नहीं देख करके डायरेक्ट ही k कैप लगा देते, तो k कैप ही चलते रहता है ना। समझ में आया कि i क्रॉस j बराबर k। कैसे बात समझे? हाँ सर। i j हो जाएगा, j के भी करेंगे तो आई आएगा, i j क्रॉस k, ये भी हो जाएगा i j k k i j k i, इस टाइप का होता है ये i j k। हाँ, क्लॉकवाइज जब रहेगा तो एक दूसरे, जैसे ये दोनों मिलेगा ये हो जाएगा, ये दोनों मिलेगा ये हो जाएगा, ये दोनों मिलेगा तो ये हो जाएगा। j के लिए j के कौन हो जाएगा? आई हो जाना, i क्या हो जाएगा? आई के रहेगा तो जी हो जाएगा। हाँ, i j j के k क्रॉस तो बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ समझे? हाँ सर। ये समझ गए सब कुछ? क्यों हुआ? क्योंकि 1 गुना sin 90 डिग्री ना, अधिसात हो ki का लंबवत होगा, ki का लंबवत ये होता है, साइक्लिक प्रोसेस में ये होता है। लेकिन ये i j नहीं रख करके j क्रॉस i रहेगा, तब क्या होगा? j क्रॉस i रहेगा तब क्या होगा? माइनस k कैप हो जाएगा। ये तो ध्यान रखना है। उल्टा दो, k क्रॉस i रहेगा, j रहेगा तब क्या होगा? माइनस i कैप हो जाएगा।
आई कैप क्रॉस के कैप रहेगा तब क्या होगा? माइनस जे कैप। माइनस जे कैप हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। क्योंकि ये प्रतिक्रम विनिमय नियम पालन करता है, एंटी कम्यूटेटिव लॉ पालन करता है कि आई जे का लंबत अगर के है तो वहाँ आई जे का के का उल्टा दिशा हो जाएगा, इसलिए माइनस के ले लेते हैं। हाँ। अब स्वतः गुणनफल इसका क्या होगा? स्वतः तो जीरो होगा। स्वतः गुणनफल क्या होगा? तो स्वतः तो जीरो होता ही है, अर्थात आई डॉट आई जीरो होगा, आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा। और आई डॉट आई क्या आया था? उसमें भी जीरो। आई ऐसे कभी नहीं होगा। आई डॉट आई जो हुआ था एक गुना cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कितना होता है? आई डॉट आई 1 आया था, उसमें जो है दूसरे के साथ जीरो हुआ था। आई डॉट जे जीरो हुआ था क्योंकि वो 90 डिग्री आएगा और cos 90 डिग्री जीरो होता है। आया था ना, cos 90 डिग्री जीरो होता है, उसमें cos ना होता है। आई डॉट जे होगा तो आई जे cos थीटा। इसीलिए कभी कभी पढ़ाया जाता है कि डीसी एक तो दिया जाता है ऐसे ट्रिक के रूप में, डीसी की डॉट टूटता है, डीसी डॉट टूटता है किसमें? कॉस में। हाँ, डीओटी डॉट प्रोडक्ट टूटता है कॉस थीटा में। कोरस टूटता है। हाँ, बस एक ही याद रखिए, डॉट प्रोडक्ट जब भी टूटेगा किसमें? cos थीटा में। डॉट प्रोडक्ट cos थीटा। अब क्रॉस को साइन में है। कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग बारी बारी से पढ़े ना, पहले डॉट पढ़े तो डॉट क्रॉस में टूटा पड़ गया रहे, दोनों का मॉडुलस गुणों दोनों के बीच के कोण का कोजिया, और क्रॉस जब ले रहे हैं तो दोनों का गुणनफल मॉडुलस और गुणों दोनों के बीच के कोण का जिया। लेके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये हो गया, ये समझ में आया? सर। इसी प्रकार आई डॉट आई हो गया, अगर जे डॉट जे करेंगे तब क्रॉस वाला डॉट वाला खत्म हो गया, क्रॉस वाला भी ले लीजिए, खत्म हो गया। ये याद आया ना? हाँ सर। जे डॉट जे कितना आया था? जे डॉट जे एक आया था, के डॉट के एक। क्यों? क्योंकि बीच का कोण 0 डिग्री होगा और एक गुना cos 0 डिग्री होगा तो वो भी एक हो जाएगा, तो सब एक गुना होके एक होगा। इसका कारण सही जानेगा, इन्हें कोई कारण पूछेगा हाँ, कोई पूछेगा क्या हुआ तो हाँ करना ही नहीं, उसको कारण बताना है, बात बुझे? कारण के साथ अगर दिक्कत है किसी तरह तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये कंपोनेंट बाकी है कि दो सदिश राशि का कंपोनेंट दिया रहेगा, उसका हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, तब क्या होगा? मिटा लेता है इसको पहले, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सदिश गुणनफल ही पढ़ेंगे, लेकिन कब? जब दी गई राशि घटक के रूप में हो। जब दो, देखिए क्या हेडिंग इसका बनाएंगे, इस हेडिंग को चाहेंगे छोड़ सकते हैं, ये पढ़ रहे हैं सदिश गुणनफल, लेकिन जब दो भौतिक राशियों का घटक दिया हुआ, क्या चीज? घटक यानी कंपोनेंट्स रहे तो उसका सदिश गुणनफल क्या होगा? सदिश गुणनफल, ये टॉपिक हम लोग ले रहे हैं। अर्थात क्या करेंगे? मान लेते हैं, जैसे माना, क्या मानेंगे कि वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है ए एक्स आई के, माने एक्स दिशा घटक है, बोलो वेक्टर बी बराबर अब दोनों का हमको क्या निकालना है? दोनों का हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे पता नहीं, लेते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, रख देते हैं दोनों, क्रॉस लगा देंगे, अब देखिए क्या होगा, अब नया कहानी चालू होगा।
ये दोनों गुना कर देंगे ax bx तो हो ही जाएगा, ये तो बड़ा सरल है ax bx, लेकिन ij आई क्रॉस में है, आई क्रॉस आई जीरो, जीरो डिग्री साइन जीरो डिग्री जीरो, नतीजा क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा, समझे? हाँ सर। अब इसे तीनों में करना है, फिर इसमें गुना कीजिए, ax by ij वहाँ निकाले कैसे? सदिश राशि प्राप्त होगा, आई जे का जो परिणाम निकलेगा उसका दिशा आई जे के तल के लंबवत होगा, और लंबवत होता है आई जे का के, तीनों एक दूसरे लंबवत है। तो आई जे अगर वो क्लॉकवाइज आई जे के का क्लॉकवाइज नहीं बताए थे अभी, इसका क्लॉकवाइज याद रखना है हमेशा, ठीक ना, कि आई जे के क्लॉकवाइज में अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट हो आई जे के आई, तब तो इसका समरेवला हो जाएगा। जैसे आई जे लेंगे तो ये समरेवला हो जाएगा, ये दोनों लेंगे तो ये हो जाएगा, ये दोनों लेंगे तो ये हो जाएगा, ये दोनों लेंगे तो ये हो जाएगा, और एंटी क्लॉक में ऐसे जस्ट बगल वाला माइनस में ले लेंगे, बात बुझे? हाँ सर। तो अब इसके साथ इसको करेंगे तो आई जे क्या हो जाएगा? के क्या हो जाएगा? फिर प्लस इसके साथ इसको करो ax bz आई के उल्टा चला, हाँ माइनस से, नतीजा क्या होगा? माइनस जे कैप यहाँ देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, वाह प्लस। अब ये इसका कहानी खत्म हुआ है, इससे भी तीनों करेंगे, तो जे आई ए वाई बी एक्स तो होगा ही, लेकिन जे आई माइनस के, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस के। कहिए सर हम मिटा कैसे करेंगे? वहाँ आपको ब्रैकेट में माइनस के लगा देना है, दूसरे लाइन में सरल करना है ये चीज। पहले मैं भी कर दूं वही क्या? बात समझे पहले? कर देता मैं, बहुत बच्चा उधरा जाएगा, बहुत बच्चा मुझेगा बाबू है की कर लगे, ठीक है? ax bx और आई जे आई क्या हो जाएगा? जीरो, तो गुना जीरो कर देते हैं, ठीक ना, जीरो वेक्टर हो जाएगा प्लस। अब इससे इसको करेंगे ax by फिर आई जे के, ये तो सीधा है। इससे तीसरा को करो प्लस ax bz आई के उलट गया सर, आई के माइनस जे के, फिर प्लस इसको गोली मार दो। अब ये यहाँ सुनते a y bx जे आई माइनस के क्या? जे आई क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा प्लस, फिर जे जे जीरो हो जाएगा ना, जे जीरो नहीं लिखते हैं, अब ए वाई बी वाई जे जीरो वेक्टर ना हो जाएगा। फिर इससे इसको करो ए वाई बी जेड जे के आई ना जाएगा। अब ये भी बेचारा मर गया, अब इससे करो प्लस जेड बी एक्स के आई जे, कैसा है? प्लस के माइनस? अरे भाई के आई जे जैसे एंटी क्लॉक होगा माइनस आएगा, ठीक, प्लस जेड बी एक्स बी वाई ना, इसे तो सब कर देंगे के जे उलट गया माइनस आई प्लस, इससे इसको गुना करो जेड बी जेड के जीरो वेक्टर, ये भी वेक्टर ही है। अब देखिए इसको छोड़ देंगे हम, ये तो जीरो वेक्टर हो जाएगा, खत्म है। जीरो जोड़ेंगे किसी साथ जीरो को प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ चिन्ह नहीं था रे। हाँ बोला जाए।
के आई है तो यहाँ क्लॉकवाइज हो गया सर। कहाँ हो फर्स्ट में ए जेड आई बी इसमें नहीं उसके आगे वाला प्रोसेस नीचे वाला में ये जो हाँ तुरंत प्लस जो होगा ए जेड के जेड के ए जेड बी एक्स, एक मिनट तुरंत। ए जेड किधर है, ए जेड और बी एक्स है ना, के तो के आई तो के आई तो Clockwise क्लॉकवाइज हो ए जाएगा। आई क्लॉकवाइज हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इक्वल क्लॉकवाइज हुआ। ए तेरी बुद्धि चकरा रही है क्या? घड़ी सुई इधर से घूमता है कि इधर से घूमता है? हाँ इधर से घूमता है ये। हाँ ये क्लॉकवाइज इधर से जा रहा है। कैसे इधर से जाने लगा तो माइनस नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। चलो ये बेटा भी यहाँ से गया, यहाँ प्लस है ना, ये बेटा भी गया। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास क्या बच गया? बच गया ए एक्स बी वाई के कैप माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप माइनस माइनस ए वाई बी एक्स के कैप प्लस ए वाई बी जेड आई कैप वहीं पर हाँ माइनस ए जेड बी हाँ माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप जे कैप फिर माइनस माइनस ए जेड बी वाई आई कैप आई कैप ना। अब इसको थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए लिखते हैं ए एक्स बी वाई जो है ना, तो फिर ए वाई बी एक्स का ही होगा। ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स क्या क्या दोनों होगा, देखो हाँ कॉमन निकाल क्या क्या कॉमन निकाल प्लस एक्स वाई वाई जेड देखो कहीं होगा, वाई जेड है हाँ और कहीं होगा वाई जेड जेड वाई है ना, ये दोनों देखो ए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई और दोनों से कॉमन निकलेगा आई क्या, किसको किसको लिए सेकंड वाला पार्ट वाई और जेड को ए वाई बी इसको कोई दिक्कत नहीं सर वाई जेड जेड वाई है, हाँ आई कैप दोनों भाई आई कैप कॉमन निकालिए ना। हाँ और पहले किसको लिए थे? पहले एक्स बी वाई को इसको 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 कोई दिक्कत। नहीं सर अब फ्री कौन बचा? ये दोनों बचा, हाँ ये दोनों फ्री बचा। इसको हम लिख देते हैं माइनस दोनों माइनस है, हाँ दोनों माइनस हो गया। सर वहाँ पे वो प्लस हो जाएगा सर ए जेड और बी वाई ए जेड बी वाई प्लस